गुड इवनिंग। आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा हम पॉलीप्रोटिक एसिड देख रहे थे। एक एग्जांपल से आज शुरू करना चाहेंगे। एग्जांपल में आपको ये फाइंड करना है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, H2S, HS माइनस, ठीक है, और S माइनस माइनस एंड pH इन 0.1 mH2S सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, आपको H2S सॉल्यूशन दिया गया और यहां पे आपको Ka1 दिया हुआ है 10 to the power -7 और Ka2 भी दिया हुआ है आपको 10 to the power -3, क्योंकि दो H आपके पास हैं, एक एक करके निकलेंगे और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि Ka1 इज मच मच ग्रेटर देन Ka2। तो ये बिल्कुल H2SO4 वाला जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था उस तरह का केस बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज हमारे पास H2S था, ठीक है। अब ये H2S में से एक H प्लस और प्लस HS माइनस, ये इक्विलिब्रियम बनेगा पहले। ओके, अब आपके पास क्या था 0.1, तो आपने कहा सर 0.1 हमारे पास था इनिशियली, इसमें से कुछ आयनाइज होगा, वो कुछ को हम कह लेते हैं X, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, और H प्लस मेरा बन जाएगा X और HS माइनस भी मेरा बन जाएगा X। अगर आपके पास कलर्ड पेन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, दो दो बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले ये आएगा, इसके बाद HS माइनस में से फिर आपका H प्लस और S माइनस माइनस, या -2 भी आप लिख सकते हैं, S -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास HS माइनस कितना था जब ये आयनाइज होना शुरू हुआ होगा, तो ये आपके पास था कितना X। ये बात समझ में आई। अब इस X में से कुछ आयनाइज होगा, है ना, क्योंकि Ka2 दिया हुआ है, 100% तो है नहीं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं X में से लेट से Y मेरा आयनाइज हो गया। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो यहां पे Y बना, यहां पे Y बना सेकेंड इक्वेशन में। लेकिन 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 अब जरा बहुत ध्यान से गेम समझना बेटा। देखो ये HS माइनस है, ये एक ही कंटेनर में तो सब कुछ हो रहा है ना, एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो मुझे यहां पे X माइनस Y लिखना पड़ेगा। HS माइनस जो था वो X में से Y कम हो गया, तो कम कहां से हुआ? पहली वाली इक्वेशन में भी तो करना पड़ेगा। यस, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो H प्लस उसको क्या लिखेंगे? यहां पे X प्लस Y और यहां पे प्लस X, क्या ऐसे लिखूंगा? ये चेंजेस का ध्यान रखना, इसमें और कुछ नहीं है। पॉलीप्रोटिक वाले में बस ये ध्यान रखना है कि आपने किसको चेंज किया और उसकी वजह से प्रीवियस वाले में क्या चेंज आ गया। हाँ, चेक कर लीजिए क्या कुछ और चेंज हो सकता है कहीं। S2 माइनस तो एक ही जगह, दोनों में है नहीं। ओके, HS माइनस दोनों में है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। H प्लस भी दोनों में है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, अब आपको पता है कि K1 K2 से बहुत बड़ा है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से X इज मच मच ग्रेटर देन Y। बात समझ में आ रही? ओके, तो हम X को Y के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इन क्वेश्चंस को करने का। आप सीधे सीधे लिखिए Ka1। अब सोचिए कितने दिनों से हम ये काम कर रहे हैं, पूरा 1 महीना हमें हो गया। ओके, X प्लस Y मल्टीप्लाइड बाय X माइनस Y डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस X, क्लियर? दैट इज इक्वल टू 10 to the power -7। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब यहां पर वो जो नेग्लेक्शन थ्योरी है, किसको नेग्लेक्ट करना किसको नहीं, तो एक चीज, अब ये जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, X के कंपैरिजन में Y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं अभी 0 लिख दे रहा हूं, यहां पे भी मैं 0 0 क्यों लिखा? क्योंकि X के कंपैरिजन में Y बहुत छोटा है। ये समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज बची, वो क्या है? 0.1 के कंपैरिजन में X, क्या हम इसे कर सकते हैं?
तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ कौन सी, के ए बाई सी से, के ए बाई सी, के कितना है 10⁻⁻7, सी कितना है 0.1, तो ये भी कम आएगा, तो हमारा x भी 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई? x कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू, चेक कर लो, चेक कर लो, के ए बाई सी, के ए 1/c को चेक करो, 10⁻⁻6 आ रहा है ना। ओके ओके, ठीक है ना। तो ये 6.4 इंटू 10⁻⁻3, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दी। अब देखो नेग्लेक्ट करते ही क्या हो गया, ये आपका आया x² बाय 0.1 इज इक्वल टू 10⁻⁻7 आया। यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरी x की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4, x मुझे मिल चुका है 10⁻⁻4, चेक कीजिए अपने एंड पे। ओके, दूसरी इक्वेशन देखिए, Ka2 को क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁻13। नेग्लेक्ट करेंगे, y x के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो y को उड़ा दो, ये दोनों y कहां पे, ये वाले y को मत कर देना, हाँ x प्लस समथिंग जहां लिखा है उस वाले को रिमूव करेंगे। वेरी गुड, तो ये मेरे पास आ गया बेटा एक्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻13। क्लियर है? चलिए जी, x और x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻13, y की वैल्यू आ गई 10⁻⁻13। y था क्या, ध्यान है आपको, सेकेंड H प्लस का कंसेंट्रेशन, हाँ सेकंड वाले के लिए। बट अगर H प्लस कंसेंट्रेशन पूछा गया तो वो नहीं, क्योंकि वो तो पहले वाले से भी आ रहा है ना, H प्लस 2 इक्वेशन से आया आपके पास, ठीक है। ओके, तो ये आपका K2 के बराबर आ जाता है। ये थोड़ी देर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। Y जो है वो K2 के बराबर आ जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट आप सॉल्व करेंगे तभी टाइमली हो जाता है। अब हमें निकालना क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो H प्लस के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा होगा, तो x की वैल्यू 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻13 ऐड करोगे तो भाई 10⁻⁻4 ही तो आएगा। 10⁻⁻13 इतना छोटा है कि उसको ऐड करो ना करो, इसीलिए तो उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब धीरे धीरे वो क्लियरिटी आती चली जाएगी कि क्यों हम नेग्लेक्ट कर रहे थे जब वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट हमें निकालना था कंसेंट्रेशन ऑफ H2S। जल्दी से देखिए क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H2S आपका था 0.1 माइनस एक्स, यही था। तो 0.1 माइनस 10⁻⁻4 दैट इज वेरी क्लोज टू 0.1। हाँ यार छोटा है ना, तभी तो हमने 0.1 के कंपैरिजन में x को नेग्लेक्ट किया था। ओके, HS माइनस का कंसेंट्रेशन कितना आया, HS माइनस का कंसेंट्रेशन x माइनस वाई है क्या, देखो x माइनस वाई। ओके, x की वैल्यू 10⁻⁻4 माइनस 10⁻⁻13, ये आपका आ गया 10⁻⁻4, ठीक है। और इसी तरह से s माइनस 2 का कंसेंट्रेशन, s माइनस 2 कितना है, y है, तो डायरेक्टली y लिख दीजिए 10⁻⁻13, लिख लो यहां से। ओके, अब pH भी निकालना था। pH क्या था, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम निकाल चुके हैं, 10⁻⁻3 आया था, -4, ओके सॉरी 10⁻⁻4, हाँ, और ये आपका आ गया 4, ठीक है। तो pH आपका 4 आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको एज्यूम करना है, इक्वेशन लिखनी है, शुरू से हम लिखते चले आ रहे हैं, अब तक बढ़िया प्रैक्टिस हो गई है आपकी। गेम सारा का सारा है कि किसको कैसे नेग्लेक्ट करना है। आगे वाले सॉल्व कीजिए। अब बेटा इस इक्वेशन को, क्वेश्चन है फाइंड H प्लस H3PO4 H2 PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 PO4 माइनस 3 एंड pH इन 0.1 m H3PO4 सॉल्यूशन। K1 आपको गिवन है, K2 आपको गिवन है, K3 आपको गिवन है, ठीक है।
आपको कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप H3PO4 को देखेंगे, ये आपका ब्रेक होगा H प्लस और H2PO4 माइनस में, ठीक है। चलिए, अब आपने कहा सर हमारे पास कितना था, ये 0.1 था इनिशियली, 0.1 इनिशियली था, H प्लस और H2PO4 माइनस नहीं थे। जब ये ब्रेक किया तो चलिए इसको हम ले लेते हैं माइनस एक्स, ये x आया, यहां पे भी x आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं। सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारी होगी H2PO4 माइनस, ये आगे ब्रेक होगा H प्लस में और साथ में HPO4 माइनस 2, ये समझ में आया, एक H प्लस और निकल गया। अच्छा, अब H प्लस हमारे पास कितना था, आपने कहा सर ये x था हमारे पास, x में से लेट से हमने आपसे कहा कि भाई y निकल गया, हाँ कुछ और वैल्यू निकलेगी ना, ब्रेक करेगी, ओके, x में से y जो है वो आयनाइज हो गया, ओके, y यहां पे आ गया, बहुत बढ़िया, और HPO4 माइनस भी y पे आ गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपने ये कहा, आपने कहा सर H प्लस तो पहले से था, H प्लस पहले से था, तो यहां पे आपने लिख दिया x प्लस वाई, ठीक है, और यहां आपने लिख दिया x माइनस वाई, क्यों, कंटेनर तो सेम है, कंटेनर तो सेम है, उसी में तो चेंज हो रहा है, तो जो भी चेंज हुआ वो चेंज करने का ध्यान रखना है। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आपने y प्लस एक्स लिख दिया, यहां पे भी y प्लस एक्स लिखने की ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो एक H प्लस और आना है, वो कहां से आना है, HPO4 माइनस 2, ये आगे ब्रेक हुआ H प्लस प्लस H प्लस तो निकल गया, ओके, PO4 माइनस 3, ये आया। चलिए, अब आपने कहा आपके पास HPO4 माइनस कितना था, HPO4 माइनस कितना था, Y था, ओके वेरी गुड, आपने कहा Y था सर, ये इसमें से कुछ निकल गया, कुछ मतलब आपने Z मान लिया, ठीक है, यहां पे Z बना, यहां पे Z बना, लेकिन अब करेक्शन करना पड़ेगा, तो भाई यहां पे ये Z कर दिया, यहां पे Z कर दिया, यहां पर प्लस x प्लस y कर दिया, कुछ बात समझ में आई, हाँ। तो H प्लस आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, HPO4 माइनस में भी तो चेंज हुआ है, तो यहां पे आपका y माइनस जेड आ जाएगा, y माइनस जेड आ जाएगा। अब चेक करो, क्या ये इक्वेशन आपने बना ली थी, अगर बना ली तो मुझे कम्युनिकेट कर दीजिए कितनों की सही हुई, और सही नहीं हुई तो भी बता दीजिए सर मेरी सही नहीं हुई, ओके। अब आपको दिया हुआ है फर्स्ट वाले H प्लस के लिए K1, ये K2 और यहां पे Ka3, ठीक है। चलिए, अब Ka1 जैसे ही आपने लिखा तो Ka1 की वैल्यू क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, x माइनस कहां गया, एक मिनट, मैं देख लू, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू K1 कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपको मिला, अब जरा सोचिए 10 टू द पावर माइनस 3 का डिफरेंस है, 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 11, पावर में माइनस 3 का डिफरेंस, यानी अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि y और z x के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आपने जीरो किया, इसको आपने जीरो किया, इसको आपने जीरो किया, और ये भी आपका जीरो हो गया। K/C चेक कर लेना, K/C जीरो आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 6, इसको आपने कहा एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3, आप में से किसी ने मुझे ये आंसर भेजा था, बिल्कुल सही आंसर था आपका, एक्स जो है आपका वो 10 टू द पावर माइनस 3m आ गया, ओके। अब सेकंड Ka2 आपने कहा सर K2 की वैल्यू जरा देखें, इक्वेशन कहां थी, H2PO4 माइनस वाली थी, आपने कहा सर y माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 0.1 नहीं है तो ऊपर वाले का था, x माइनस वाई है ना, HPO4 के कंसेंट्रेशन, ओके, x माइनस वाई। अब इसमें x की वैल्यू पता है, ठीक है,
हाँ, किसको गायब करेंगे? अब यहां देखो, अच्छा पहले इसकी वैल्यू लिख लें, इक्वल टू 10 टू द पावर -8 गिवन है। अब नेग्लेक्शन में देखो, y और z x के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। यस, z y के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा और y x के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका बनेगा। सब तो काटापीटी हो जाती है। ओके, क्या बचा? y(x अपॉन x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8, y की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -8, y आ गया 10 टू द पावर -8, आया? बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसी तरह से आपने Ka3 कैलकुलेट किया, Ka3 आपका जाएगा z, हाँ आप चेक करते रहिए, z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन y माइनस जेड, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11। नेग्लेक्ट करेंगे किसको? x के कंपैरिजन में y और z छोटे हैं, तो ये आपके 0 हो गए। y के कंपैरिजन में z छोटा है, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? zx अपॉन y इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11। हाँ, zx अपॉन y इज इक्वल टू 10 टू द पावर -11, यहां से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाइड बाय y कितना है? 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई थी 10 टू द पावर -3, चेक करो। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा 10 टू द पावर -16। x y z ये बन रहे हैं बेटा, बस x y z मिल गए। तो अब आपको कंसंट्रेशन H प्लस S प्लस था x प्लस y प्लस z विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, क्योंकि y और z नेग्लिजिबल है, मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूं 10 टू द पावर -3, आप ऐड करके देख लेना, यही आएगा। फिर हमारा था H3PO4, इसका कंसेंट्रेशन कितना था बेटा? 0.1 माइनस x विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1, ये आपका आ जाएगा 0.1। हाँ, उसमें जो चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल चेंज है बेटा, इतना कम चेंज हो रहा है कि आप उसको लिखोगे तो 0.999 लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो रहेगा तो 0.1 ही ना, 0.0999 ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, फिर आपका H2PO4 माइनस, ये कंसेंट्रेशन क्या है? x माइनस वाई, ऐसा ही था, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, और x की वैल्यू आई थी 10 टू द पावर -3, चेक करते रहना। HPO4 -2, HPO4 -2 कितना आ रहा था? HPO4 -2 y माइनस जेड था, y चेक करो, y माइनस जेड, ओके y माइनस जेड, y माइनस जेड का मतलब y हो गया। y की वैल्यू कितनी आई थी? 10 टू द पावर -8 आई थी, वेरी गुड। और फिर आपके पास है PO4 -3, तो इसको आपने देखा, आपने कहा सर ये आपका कितना आया? z की वैल्यू आई थी 10 टू द पावर -16, हो गया। और एक और चीज और थी, pH आपने कहा माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इसको आप रखेंगे माइनस लॉग 10 टू द पावर -3, pH आपका 3, बिल्कुल सही आया आपका आंसर। तो सिंपल से है, हाँ पहली बार में, क्योंकि अगर आपको नेग्लेक्शन समझ में नहीं आया कि किस बेसिस पे आपको नेग्लेक्ट करना है तो फिर मुश्किल, अदरवाइज बहुत आसान। और ये इक्वेशन तो आप देखिए शुरू से हम करके आ रहे हैं, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में यही इक्वेशंस तो बना रहे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा बेटा। मान लीजिए हमारे पास है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। ये है इथाइलिन डायएमीन, इथाइलिन डायएमीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN, ठीक है। और अभी हमने ये ले ली 0.1 m सॉल्यूशन, इसका ले लिया 0.1 m सॉल्यूशन ले लिया, और ये आपको Kb1 गिवन है 10 टू द पावर -5 और Kb2 गिवन है
10 टू द पावर -8। ठीक, आपको कंसंट्रेशन ऑफ EN, यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ है कंपाउंड, पूरा बार बार लिखने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने उसको EN कर दिया, ये स्टैंडर्ड है। HEN प्लस, ये क्या हो गया, H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ EN। ठीक है, इसी तरह से H2EN +2, इस तरह से लिख देते हैं इसको, और यहां पे PH, ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये जो H प्लस EN और H2EN लिखा हुआ है, ये क्या, जरा इसको समझिएगा। जैसे आपके पास इथाइलिन डाइमीन थी, आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया। मैंने आपको बताया था जिस बेस में OH नहीं दिख रहा होता है उसमें वाटर डालते हैं, याद है, अमोनिया के साथ हमने ऐसा किया था। और फिर ये H प्लस आपको यहां दिखेगा HEN प्लस, एक H प्लस ये ले लेगा, जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, ये एक H प्लस ले लेता और साथ में ये OH माइनस को रिलीज करता। तो बेस सब वाटर में डालने पे जिसने OH माइनस रिलीज किया वो बेस है ना। ओके, तो ये कहानी समझ में आई। पहले तो इक्वेशन बनाना, इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब भी आपको OH माइनस ना दिख रहा हो पानी डालो, पानी डालोगे तो आपको बेस दिखने लगेगा। ठीक, अच्छा, अब आपने कहा सर ये 0.1 था, वाटर को हम कंसीडर नहीं करते, आगे अभी कुछ नहीं था। अब जब ये आयनाइज होगा तो क्या होगा, वाटर में डालने पे -x, यहां पे आपने कहा सर x मिला, और OH माइनस भी आपको x मिला। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, HEN प्लस, HEN प्लस समझ में आया, ऊपर वाले में एक H प्लस कहीं अटैच हो चुका है, प्लस आपने फिर से वाटर डाला, ये आयनाइज होगा फर्दर, एक H प्लस और यहां पे अटैच हो जाएगा, प्लस प्लस कर लीजिए या +2 कर लीजिए, ये है वो जो H2EN या HEN प्लस मैंने लिखा हुआ था, OH माइनस। ठीक है, हाँ जी। अब जरा देखें, आपके पास HEN प्लस क्या था, X था, तो आपने कहा सर ये X पहले से था, अब इसमें से कुछ आयनाइज हुआ, लेट्स से Y, यहां पे बना Y, यहां पे बना Y, बट कुछ चीज पहले से थी, OH माइनस पहले से था, तो यहां पे मैंने लिख दिया Y, यहां पे मैंने लिख दिया X, दोनों बराबर ही होंगे ना, सेम ही तो है, वो कंटेनर तो सेम है, हमने दो इक्वेशन से दिखाया, बट OH माइनस कहोगे तो दोनों में X प्लस Y आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल यहां पे चेंज हुआ था X माइनस Y, तो यहां पे भी हम लिख देंगे X माइनस Y। क्लियर है? अब बिल्कुल पहले जैसा, अब बिल्कुल पहले जैसा हमने आपसे कहा भाई पहली इक्वेशन KB1 की बनेगी। KB1 क्या है, KB1 K1 सारी कहानियां एक एसिड के लिए, दूसरा बेस के लिए, बाकी सब कुछ कोई चेंज कॉन्सेप्ट में है ही नहीं। X माइनस 1 इंटू X माइनस वाई इंटू X प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस X, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 टू द पावर -5। क्या ये पिछले बार की तरह नहीं है? अरे मैंने तो वैल्यू भी वही ले लिया। ओके, यहां से आप देखेंगे, कर लू ना क्लिक, ये y0, ये y0, ये 0.1 के टर्म्स में x0। ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 टू द पावर -6, यहां से x की वैल्यू 10 टू द पावर -3। ये वैल्यूज मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाई कि K1 KB1, घबराना मत, इतनी सारी चीजें कैसे, सब एक ही है, बस आपको वो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। ठीक, हाँ, इसी तरह से जब आप KB2 रखेंगे तो KB2 क्या जाएगा, y इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -8, और ये अंडरस्टूड था, हमने आपसे कहा था कि वो y जो है वो KB2 के बराबर ही आ जाता है, पिछली बार K1 के बराबर आया था, यहां कर लो, देख लो y0 होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका आ जाएगा xy अपॉन x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8। जब आपने ये देखा तो x और x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर -8। निकाल लोगे कंसेंट्रेशन, चलो चेक कर लो, कंसेंट्रेशन ऑफ EN आपका आया था 0.1 माइनस x, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1। कंसेंट्रेशन ऑफ HEN प्लस, ये हमारे पास आया था, EN के साथ H प्लस ऐड हो गया, यस, x माइनस वाई, ये मेरे पास था 10 टू द पावर -3 आया,
ओके, H2En+2 ये हमारा हो जाएगा Y, ये था 10⁻⁻8। क्लियर है? अब फर्क कहां है, जब pH निकालेंगे तो यहां बेटा OH माइनस दे रहा है, तो आप अब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालोगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना है, X + Y, ये कितना आया 10⁻³ + 10⁻⁻8 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻3। pH 3 नहीं आया, यहां बस इतना ध्यान रखना होता है, बेस में POH आता है, POH आया 3। अगर POH 3 आया तो pH कितना 14 - pH, याद आया, एक फॉर्मूला लिखाया था pH + POH = 14, कब 25 डिग्री सी पे। ओके, तो यहां से आपका pH आपको मिल गया, हाँ जब मेंशन ना किया हो तो वही टेम्परेचर ले लेना, 14 - 3 दैट इज 11। कुछ बात समझ में आई? पीओएच वाला केस समझ में आ गया, बेस वाला? बिल्कुल, तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है बेटा, आप अगर किसी कंपाउंड को वाटर में डालें और वो कंपाउंड ब्रेक कर जाए, ब्रेक आयन में करेगा, ठीक है ना, तो किसी भी कंपाउंड को वाटर में डालने में वो जब ब्रेक कर जाए उसी को आप हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो सॉल्ट को आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, है ना, एनायन कैटायन। ओके, तो जनरली हम कहते हैं कि सॉल्ट जो है वो कैसे बनता है, ये सब पढ़ा था हमने क्लास 10th में, अभी भी पढ़ लिया था, एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जरा हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट्स क्या होते हैं, और यहीं से हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। तो जो पहला हमारे पास सॉल्ट होता है, ये 10th में भी थोड़ा बहुत आपके यहाँ इंट्रोडक्शन था, मुझे पता नहीं कितनों ने इसको ढंग से पढ़ा, बट यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे ये बहुत यूज में आना है, पूरा का पूरा खेल इसके बाद का यही चलेगा, ठीक है। तो आपके पास वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इससे आपका सॉल्ट बन सकता है, ठीक है। सॉल्ट किससे बनेगा, एसिड और बेस से मिलके। तो आपने कहा सर एक हमारा सॉल्ट है CH3COONA, कुछ बात समझ में आई? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड है और सोडियम का बेस है, तो वीक एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो पार्ट है ना सॉल्ट का, ये पार्ट ये आया आपका वीक एसिड से, और ये Na वाला जो पार्ट आया ये आया स्ट्रॉन्ग बेस से। तो कोई भी साल्ट आपका होगा, अगर आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग आपके एसिड कौन से हैं और वीक एसिड कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं, तो ये आप इजीली देख लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल आपको दे दें, जैसे मैं आपको लिखाऊं NaNO2, NaNO2, अच्छा, और आपको दिखाऊं NaF, ये सारे के सारे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। सोडियम जहां भी आ गया ना, बिल्कुल, तो NaH2PO4 ये ले लीजिए, और भी लिख सकते हैं आप, जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, ठीक। अब जरा सोचना, हम पढ़ते हुए हैं वीक एसिड जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, आयनाइज होता है पार्शियली, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो स्ट्रॉन्ग पार्ट अपना इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि वो 100% आयनाइज हो रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, लिखिएगा, इन एक्वस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग पार्ट विल शो इट्स इफेक्ट। भाई वो उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना, मान लीजिए बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH- ज्यादा हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन जो है, वो कैसा, किस नेचर का हो जाएगा, OH- ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो अगर आपने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को वाटर में ऐड किया, हाइड्रोलिसिस हुई, तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा। आया समझ में? तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा,
7 से 14 के 7 से ज्यादा होगा ना, 7 से 14 के बीच में कहीं आ रहा होगा। ओके, सेकेंड जो है वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में आपने वीक बेस ले लिया, वीक बेस। ठीक है, एग्जांपल देखें। हाँ, NH4Cl, बिल्कुल सही कहा आपने, NH4Cl देखिए ये एक एग्जांपल हो गया। हाँ, अमोनियम के सॉल्ट ले लीजिए, NH4 होल ट्वाइस SO4। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें पता था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो था वो वीक बेस था। बिल्कुल सही बात है आप। चलिए, तो अब आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा एक्वस सॉल्यूशन वो कैसा होगा? हाँ जी, एक्वस सॉल्यूशन जो बनेगा इसका, उसमें किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड का इफेक्ट आएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस का इफेक्ट आएगा। ठीक, अब ये भी तो हो सकता है कि आपका सॉल्ट किससे मिलके बनाओ? स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना, इसका मतलब वो H+ और OH- बराबर बराबर दे देंगे। अगर बराबर बराबर देंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो NaCl ये आपका। अब समझ में आया क्यों ये सॉल्यूशन न्यूट्रल होते थे? तो बिल्कुल Na2SO4, और भी लिख सकते हैं आप, NaNO3, नाइट्रिक एसिड और सोडियम गैस। ओके, समझ में आ रहा है? तो इनके जब आप एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, तो ये आपको न्यूट्रल मिलेंगे। बिल्कुल न्यूट्रल लिख लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं लास्ट वाले। यहां तो देख के समझ में आ जाता है। अगर आपको सॉल्ट देख के पता चल रहा है ना कि आपका जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिला हुआ है, तो 3 केसेस में तो आप सीधे देखते ही बता दोगे कि भाई आपका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन अब देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास वीक एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, अब क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस, तो अब क्या होगा? कुछ आपका H+ आएगा, कुछ आपका OH-। अब जो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट मिलेगा। अब ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा आपको? चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। पहले लिख लीजिए CH3COO NH4 NH4F NH4NO2। ठीक है, हाँ, अब इनमें जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाए बेटा, एक्वस सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो अब आपको Ka और Kb से चेक करना पड़ेगा। अगर Ka Kb से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? H+ जो मिल रहा आपको हाइड्रोलिसिस पे और OH- जो आपको मिल रहा है, उनमें से H+ ज्यादा है, कहानी समझ में आई? तो ये आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, कई बार तो इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपने कहा कि Kb बड़ा है Ka से, तो आपका ये बेसिक हो जाएगा। फाइन। और ये भी तो हो सकता है Ka और Kb बराबर हो जाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी थी, तो इस केस में ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से जो आपका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी होगा। लेकिन अगर उसका एक पार्ट स्ट्रांग है या दोनों पार्ट स्ट्रांग है, तो दोनों पार्ट स्ट्रांग में तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक पार्ट स्ट्रांग में जो भी पार्ट स्ट्रांग है उसी का इफेक्ट आएगा, बिकॉज वो 100% आयनाइज हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा, हाउ टू कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसे आप कहते हैं KH। है वही, कोई आपकी रिएक्शन दी हुई है आपको, तो हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दी होगी, उसका आपको जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिए एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COH,
इसको मैंने ओके आयनाइज कराया, CH3CO माइनस और H+ आपको मिलेगा, और लेट से इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अच्छा, दूसरी रिएक्शन देखिए, वाटर की मैंने आपको बताई थी, KW आपको बताया था। तो H2O मेरे पास है, H2O मुझे क्या देगा, ओके मैं इसे OH माइनस प्लस H+ एक साथ आ जाए इसलिए लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप H+ प्लस OH माइनस भी लिख सकते हैं। इसकी मेरे पास ओके, ये समझ में आया। अब बेटा बहुत ध्यान से इसको समझना, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, CH3COO माइनस प्लस H2O, that gives you CH3COOH प्लस OH माइनस, ठीक है। हाँ, ये किसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, CH3COO माइनस की। कुछ बात समझ में आई? और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दीजिए। हाँ जी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दीजिए, क्या आप बता सकते हैं मुझे? देखिए देखिए, बहुत सिंपल सा है। मैं इसको फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है ना, CH3COO माइनस प्लस H+, दैट गिव्स यू CH3COOH, एक तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया H2O, दैट गिव्स अस H+ प्लस OH माइनस। दो इक्वेशन मैंने लिख दी, दोनों का जरा मुझे के इक्विलिब्रियम बता दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फर्स्ट वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने रिएक्शन को इन्वर्ट कर दिया, मतलब ये 1-K हो गया, 1/K, बहुत बढ़िया। और ये KW हो गया, समझ में आ रहा है? तो या तो आप इसे इस वे में करेंगे कि इस तरह से इक्वेशन को आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, और फिर आप इस K को आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CO माइनस हो गया, या CH3CO माइनस Na भी आप कह सकते थे। यहाँ पे Na अगर होता तो Na तो आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो वो तो अलग हो जाता, CH3CO माइनस H+ में जाके आपको ये चीजें दे रहा होता। कुछ बात समझ में आई? अच्छा जी, अब जब ये हुआ तो आपने इसको ऐड किया तो आपको क्या मिला, CH3CO माइनस प्लस H2O, दैट गिव्स यू CH3COH प्लस OH माइनस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से, मेरे पास जो K आया वो क्या आ गया, KW/Ka। ये याद आया मैंने क्या कहा था, जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो उनके K आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये शुरू में हमने पढ़ा था। तो यही आपका KH है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक। अब यहां तो ये आसान है, हर बार अगर इतनी मेहनत करनी लगी या इतनी मेहनत करनी पड़ी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार, कितना टाइम हम देंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां समझना जरा सी। ये जो आपको CH3COO माइनस दिया हुआ है, ये किसका पार्ट है, एसिड का या बेस का? ये एसिड का पार्ट है, बिल्कुल सही, ये एसिड का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये आपको इक्वेशन में दे क्या रहा है, OH माइनस। ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह, ठीक। तो अब इसी तरह से मैं आपको अभी खूब सारी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, पहले आप 4 पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिखिएगा, इफ पार्ट ऑफ एसिड, if part of acid behaves like acid, अगर एसिड एसिड की तरह बिहेव किया, मतलब आपने उसको वाटर में डाला, उसने H+ दे दिया, तो आपका KH जो है वो Ka के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है, इफ पार्ट ऑफ एसिड बिहेव्स लाइक बेस, जैसा अभी प्रीवियस केस में हुआ, CH3COO माइनस जो था उसने आपको वाटर में डालने पे OH माइनस दिया, यानी वो बेस की तरह बिहेव किया। पार्ट तो एसिड का था लेकिन बेस की तरह बिहेव किया।
तो आपका के एच जो है वो हो जाएगा के डब्ल्यू बाई के। ठीक है, हाँ, के डब्ल्यू बाई के कहां से आया? ये एसिड फॉर्म हो रहा है बेटा, जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसी का ये है ऑफ व्हाट इज फॉर्मिंग, ऑफ व्हाट इज फॉर्मिंग, ऐसे लिख लो। जो बन रहा है उसका के लेना है। एसिड बना तो एसिड के लिए के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट देखो, थर्ड। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, चिंता मत करो, घबराओ मत, नोट करो पहले। इफ पार्ट ऑफ बेस बिहेव्स लाइक बेस, यानी उसको आपने वाटर में डाला और उसने आपको OH माइनस दे दिया, तो सिंपली KH जो है वो KB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बेस का पार्ट है, ये क्या हो गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इफ पार्ट ऑफ बेस behaves like base KB and if part of base behaves like acid, तो ये आपका KW बाई KB हो जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे आपका, अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं और आप मुझे बताएंगे कि सर क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे लिया, मैंने NH4+ लिया और इसको मैंने वाटर में डाल दिया। ठीक है, ओके, इसने मुझे दिया NH3+, ओके, यहां पे मेरे पास आएगा H3O+, क्या ऐसा आएगा? ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप किसको देखोगे, इस चीज को, रिएक्टेंट में NH4+ है, ये क्या है? ये बेस का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ बेस, NH4+, NH4OH है ना, यस, तो ये बेस का पार्ट है। ठीक है, इसने आपको यहां पर बेस दिया, NH3 बेस है। अच्छा, लेकिन इसने वाटर पे डालने पे H3O+ दिया, यानी ये किसकी तरह बिहेव किया? इट एक्ट्स लाइक एसिड। कुछ समझ में आया? पार्ट बेस का था, लेकिन जब हमने उसे वाटर में डाला तो उसने एसिड की तरह बिहेवियर दिया। एसिड की तरह बिहेवियर मतलब H+ दे रहा है। ओके, तो अब आप कहोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा? KW बाई KB। यहां पे बेस बना, कुछ समझ में आया? एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, ये देखिएगा। अब की मैंने क्या किया, S-2 लिया, S-2। जरा सोचो ये किसका पार्ट है, एसिड का है या बेस का है? H2S है ना, तो दिस इज पार्ट ऑफ एसिड, दिस इज पार्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब आपने इस पे वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा? HS- प्लस OH- है ना, वाटर में एक H+ ले लेगा और OH- बच जाएगा। S-2 करेगा क्या यार, H+ ही तो ले सकता है, इसमें से और कुछ निकल ही नहीं सकता। कहानी क्या हो रही है, वो हमने पढ़े थे ना, ब्रॉन्स्टेड बेस वगैरह पढ़े थे, प्रोटॉन के टर्म्स में एक H+ लेगा या एक H+ देगा, बस वही करना आपको। ठीक है, तो इसने किसकी तरह बिहेव किया? एक्ट्स लाइक, जल्दी बताओ, OH- दे रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या बात है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और बन क्या रहा है? एसिड बन रहा है। हाँ, मतलब ये एसिड बेस दोनों कह सकते हैं, लेकिन आप S-2 के टर्म्स में तो एसिड हो जाएगा ना। हाँ, अब ध्यान रखना, ये H2S नहीं है तो ये क्या होगा? ये Ka2 होगा इसका। कुछ याद आई? देखो ये आज जो पहला क्वेश्चन किया था, H2S में से एक H+ निकला तो इसने HS- बनाया, ये आपका होता है Ka1 इस रिएक्शन के लिए।
HS माइनस में से एक H प्लस और निकला, इसने S माइनस 2 बनाया, तो ये क्या होगा, Ka2। कुछ बात समझ में आई? तो यहां पर मेरे पास HS माइनस बन रहा है, HS माइनस मतलब इसका K, ठीक है। तो Ka2 लिखना पड़ेगा मुझे, Ka2 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, जो बनेगा उसका K लिखना है। तो यहां से KH मेरा आ जाएगा KW अपॉन Ka2। इसको थोड़ा सा समझने में हो सकता है टाइम लगे, नोट कीजिए, फिर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है HPO4 माइनस 2, H2O में आपने डाला, इसने आपको H2PO4 माइनस और OH माइनस दिया, ठीक। अब आप कहेंगे ये जो है ये आपका पार्ट ऑफ एसिड है, क्योंकि आप इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो ये H2PO4 माइनस बन रहा है, ठीक है, एसिड बन रहा है, ओके। लेकिन जब आप इसमें वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये OH माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक बेस, हाँ या ना, ओके। तो अब आप देखोगे KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KH की वैल्यू आ जाएगी KW अपॉन Ka आएगी, KW अपॉन Ka आएगी। कौन सा K, K1 K2, इसमें तो 3 थे ना, K3 भी था, H2PO4 जो बन रहा है, जो बन रहा है, तो ये Ka2 आएगा, Ka2, H2 है बेटा, HPO4 देखो ना, इसको ऐसे देखो, ये भी क्वेश्चन भी मैंने आज आपको कराया, H3PO4 में से बनेगा क्या, H2PO4 माइनस प्लस H प्लस, ये है आपका K1, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। फिर आपका H2PO4 माइनस में से एक H प्लस निकलेगा, HPO4 माइनस 2, ये आया समझ में, और प्लस H प्लस ऐसे आएगा, ये आपका आएगा Ka2, ये किस एसिड के लिए, ये, और हमारे पास क्या आया, H2PO4 माइनस, ठीक है। बस इस तरह से आपको इसे देखना है। चलो इसी के आगे का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के आगे का, अगर मैं आपसे कहूं PO4 माइनस 3 प्लस H2O, इसने आपको दिया HPO4 माइनस 2 प्लस OH माइनस, ठीक है। हाँ, तो KH क्या लिखेंगे, KH क्या लिखेंगे, अब तो आसान हो गया। हाँ, KW अपॉन समथिंग आएगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एसिड है, दिस इज पार्ट ऑफ एसिड एंड इट बिहेव्स लाइक बेस, एक्ट्स लाइक बेस, है ना, एक्ट्स लाइक बेस, और बन क्या रहा है, HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 का मतलब ये जब निकलेगा तो थर्ड H प्लस निकलेगा, यानी Ka3 हो जाएगा, तो KW बाय Ka3, अच्छा। अब आप कह रहे हो सर सब जगह तो यही हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। अगर मैं आपको रिएक्शन अब चेंज करके दिखा रहा हूं, अब मैंने आपकी रिएक्शन दी, एक एग्जांपल देखिएगा, मैंने आपसे कहा HPO4 माइनस 2 में मैंने वाटर मिलाया और मेरी रिएक्शन हुई PO4 माइनस 3 प्लस H3O प्लस, बहुत ध्यान से, ये पार्ट ऑफ एसिड ही है, अरे H3PO4 का पार्ट है, एसिड का पार्ट है, ठीक है, ओके। अब ये H प्लस दे रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक एसिड, तो एसिड एसिड की तरह बिहेव किया, एसिड एसिड की तरह बिहेव किया, अब KW वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो बना क्या, ये देखना, ये बना, ये कैसे बना, तीसरा H प्लस निकलने के लिए, तो KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Ka3 के बराबर, अरे H3PO4 एसिड है तो उसके तो 3 K होंगे ना, K1 K2 Ka3, जितनी एसिड की बेसिसिटी होगी उतने K होंगे, बिल्कुल सही है ना। हाँ, अब वो स्ट्रांग है तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, वो एक अलग चीज है, स्ट्रांग है तो वो मैंने आपको बताया कि फिर आप उसको इनफाइनाइट लेंगे,
क्लियर है? तो इस तरह से इनको किया जाता है। हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक हमने सॉल्ट को वाटर में डाला, वो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, तो एक एग्जांपल ले ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3COONA, ये मैंने, हाँ, सोडियम एसिटेट है, ठीक। अब आपको आपने इसको वाटर में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, शुरू में हम मान लेते हैं मेरे पास भाई ये सी है, सी मोलर, मतलब कंसेंट्रेशन इसका दिया हुआ है, इनिशियली ले लेते हैं, इनिशियल कंसेंट्रेशन हमें सी दिया हुआ है, और ये वाटर में डाल के क्या होगा, अभी मैं आपको रिवर्सिबल नहीं दिखा रहा हूं, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस ये बन जाएगा, है ना। हाँ, तो इनिशियली आपने माना कि ये 0 0, ठीक। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ऐसा मान लिया हमने, और ये आपका सी और सी पूरा का पूरा ब्रेक कर गया, ठीक है। हाँ, अब ये अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा वापस, अभी तो ये ब्रेक किया, है, ठीक है, आयंस में ब्रेक कर गया। ऐसा क्यों हुआ, ये बात भी हम कर चुके हैं कि जब आप किसी मीडियम में डालते हैं तो उनके बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और वो रिड्यूस होंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, चलो आपने कहा, वैसे आपको पता है कि Na+ हमने आपसे कहा है कि वो कंबाइन नहीं करता, लेकिन मान लीजिए आपने कहा सर Na+ को हम रिएक्ट कराने की कोशिश करते हैं वाटर के साथ, करा दो, Na+ और H2O आपने बना दिया, क्या बनेगा, NaOH प्लस H+, ऐसे बन जाएगा कुछ, यही तो रिएक्शन होगी ना। आपने कहा सर मान लीजिए करा दो ना, एक बार करा दो, ओके फाइन, हम जो है उस डाउट को क्लियर करते हैं। हमने कहा Na+ और H2O की रिएक्शन होगी, ठीक। अब बेटा यहां पे जो ये बना, ये क्या है, ये बन गया स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की हमने आपको प्रॉपर्टी क्या बताई थी, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये 100% आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो ये बनेगा, और जैसे ही बनेगा वैसे ही ये वापस Na+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका Na+ प्लस OH- में ब्रेक हो जाएगा, और यहां पे आपके पास H+ होगा, वापस आपका वाटर बन जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Na+ की रिएक्शन हुई नहीं। मैंने आपको दिखा दिया कि मान लीजिए करता, ये तो हमने वैसे पहले ही बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। हाँ, मतलब वो 100% आयनाइज हो जाएगा, तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, अगर रिएक्शन करता तो वो कुछ और बनाता, पार्शियल कर सकता था। यही तो सारी कहानी चल रही है जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि पार्शियली वापस रिएक्ट कर जाता, तो यहां नहीं करेगा। तो Na+ के लिए कहा जाता है स्पेक्टेटर, अगर आपने 10th में शायद पढ़ा, आईसीएसई वालों ने तो पढ़ा होता है, स्पेक्टेटर आयन। ये क्या करता रहा, ये नजारा देखता रहा, ये स्पेक्टेटर आयन था। आप कह सकते हो ना रिएक्शन हुई नहीं, अरे यार बना, और बनने के बाद फिर 100% टूट गया, तो क्यों उसको लेना, क्लियर। तो ये आपका स्पेक्टेटर आयन होता है, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेक्टेटर आयंस डू नॉट टेक पार्ट इन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, वो जो इसका दूसरा हिस्सा है CH3CO- वाला, समझ में आ गया। ओके, तो अब जरा यहां लिख लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं जितने आपके आएंगे। अदर देन इसको लिख लीजिए H+ एंड OH- R। H+ और OH- को मत कह देना बेटा, ये तो जो है हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, आर स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो 100% आयनाइज रहेंगे, साइड में खड़े रहेंगे बस, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए Na+, K+, ये दो तो ध्यान रखना, SO4- स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है,
NO3 माइनस, ClO4 माइनस, I माइनस, ठीक है। हाँ, HCl में Cl माइनस भी होता है, बिल्कुल 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 सही, ठीक है। तो जहां भी स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट आ रहा है, उसको तो स्पेक्टेटर आयन वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका? पिछले वाले केस की बात कर रहा हूं। जैसे ही आपने CH3COO डाला तो हाइड्रोलिसिस किसका होगा? CH3COO माइनस का, ठीक है। Na प्लस को आप वैसे ही साइड कर देंगे। तो अब आप कहेंगे CH3COO माइनस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब आपने इसको वाटर में डाला, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये मुझे क्या देगा? CH3COOH प्लस OH माइनस, दिस इज हाइड्रोलिसिस, लिख लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। तो कभी भी अब अगर आपको CH3COO भी दिया होता, Na दिया, तो Na तो वैसे ही साइड हो गया ना, बिल्कुल। अब देखिए, जैसे अभी तक हम अल्फा वगैरह लिखते आए थे ना, अब क्या लिखेंगे? अब H लिखेंगे। तो मान लीजिए इनिशियली मेरे पास ये C था, ये 0 और 0 थे। इक्विलिब्रियम में ये C1 माइनस H, C1 माइनस H, अल्फा की जगह H लिखा, ये क्या है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का था, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, ओके। ये मेरे पास बना CH और ये भी मेरे पास बना CH। कुछ बात समझ में आई? बस नाम चेंज होते हैं। हाँ, पहले हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा था, फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का, अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहेंगे, ओके। अब जरा मुझे बता दो कि K कितना है? K कितना है? पार्ट ऑफ एसिड X लाइक बेस, तो KW बाय KA। K किसका? CH3COH का, यस। ये किसके बराबर हो जाएगा? CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H। जरा चेक करो। और ये कहानी तो हम बहुत पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये कहां से आया, समझ में आ रहा है? बेटा ये जो आपको दिया गया है, K की वैल्यू आपकी KW बाय KA आ गई, CH स्क्वायर बाय 1 माइनस H। अब इसके लिए आप सीधे सीधे H के लिए नेग्लेक्शन थ्योरी लगा सकते हैं कि इसको हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? KW बाय KA C, इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ये समझ में आया? K बाय C चेक करते थे ना, तो यहाँ पे KW बाय K, ये तो मेरा K आ गया, तो K बाय C की चेक कर लेना। 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से अगर ये कम है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं H को 1 माइनस H में, फिर बाकी थ्योरी पूरी की पूरी वैसी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने हाइड्रोलिसिस किया है तो उसका पीएच कितना आएगा, यस। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस के जो कॉम्बिनेशन में सॉल्ट बनेंगे, उन सब के लिए सीधे सीधे फॉर्मूले भी आप लगा सकते हैं, वो हम लगा देंगे। क्लियर? चलिए, तो आज यहां पे कंप्लीट करते हैं।